पावर सिस्टम सेकंड में हम अभी दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मटेरियल यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस। अभी तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो लाइन सपोर्ट्स पढ़ लिए हैं और कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा है और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा है। आज हम इसका 2.5 पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर्स। हाँ बताओ मैम। आज हम इसमें 2.5 पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर है स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर। जो इंसुलेटर की स्ट्रिंग है उस पर पोटेंशियल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, विभव का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस ढंग से होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम एक इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, उसकी डिस्क कंसिडर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने चित्र 1 में 3 डिस्क बता रखी है। इस डायग्राम में आपको दिख होगा 1, 2 और 3 ये डिस्क हमने लगा रखी है और सबसे जो लोवेस्ट वाली है उसके नीचे कंडक्टर बांधा हुआ। टोटल जो इस पे वोल्टेज आ रहा है स्ट्रिंग पे वो V के बराबर है। ये मान लिया हमने कि इन पे वोल्टेज है वो V1, V2 और V3 है। जो कंडक्टर के पास वाली सबसे बॉटम वाले उस पर V3 वोल्टेज है, बीच वाले पे V2 है और थर्ड जो टॉप मोस्ट है उस पर V1 है। 3 यूनिट हमने यहाँ पे कंसिडर किए डिस्क की, 3 यूनिट सीरीज़ में लगी हुई है और इनके अक्रॉस V वोल्टेज आ रहा है। जो पोर्सलिन पोर्शन है, अब वो जो डिस्क दी हुई थी उनको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में विभक्त कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक तरह का 2 कंडक्टर या जो मेटल लिंक्स है उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ या पोर्शन रखा हुआ जाए, डाइलेक्ट्रिक काम करेगा। तो हर एक जो डिस्क है वो एक कैपेसिटेंस C फॉर्म बन रही है, ऐसा हमने इस चित्र में बता रखा। तो जो 3 डिस्क थी ना, उन 3 डिस्क को यहाँ पे 3 कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर दिया है। और क्योंकि आइडेंटिकल डिस्क है इसलिए इनका जो कैपेसिटेंस है वो भी बराबर है, C के बराबर है। ये है वो इसका सेल्फ कैपेसिटेंस कहलाता है। जो डिस्क का खुद का कैपेसिटेंस है वो उसका सेल्फ कैपेसिटेंस कहलाता है। और टोटल क्योंकि ये तीनों बराबर है और जो भी लीकेज करंट फ्लो होगी वो यहाँ से फ्लो होगी, तो हर एक में जो करंट फ्लो हो रही है वो भी सेम है, इनका कैपेसिटेंस भी बराबर है। इसका मतलब हुआ कि हर एक के अक्रॉस वोल्टेज है वो सेम होना चाहिए। तो टोटल वोल्टेज V था तो इसको हम V/3 यहाँ पे बाकी और कोई कैपेसिटेंस कंसिडर नहीं किया हुआ, सिर्फ डिस्क का कैपेसिटेंस हमने कंसिडर किया और हर एक का कैपेसिटेंस C है जो सेल्फ कैपेसिटेंस कहलाएगा। जो 2 मेटल लिंक है उनके मध्य जो पोर्सलिन या डिस्क लगी हुई है उसका कैपेसिटेंस C के बराबर है। ये हमने अभी इसमें कंसिडर किया है। अगर सिर्फ यही कैपेसिटेंस जो सेल्फ कैपेसिटेंस जिसको हम बोल रहे हैं वो हो तो चार्जिंग करंट इनमें सेम रहेगी, अभी मैंने आपको बताया था I के बराबर रहेगी। तो वोल्टेज हर एक यूनिट के लिए समान होंगे जैसा इस चित्र में दिखाया है, क्योंकि टोटल वोल्टेज V है और हमने 3 यूनिट काम में ली तो हर एक पे वोल्टेज आएगा वो V/3 आ जाएगा। अगर 5 यूनिट लेते हैं तो V/5 आएगा, 7 यूनिट ले रहे हैं तो V/7 आ जाएगा। ये कब है? जब सिर्फ डिस्क का ही कैपेसिटेंस आ रहा है, दूसरा किसी भी तरह का कोई कैपेसिटेंस कंसिडर नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है कि कैपेसिटेंस है वो मेटल फिटिंग जो डिस्क की है उसके साथ और अर्थ या टावर की जो क्रॉस आर्म लगी हुई है उनके बीच में भी कैपेसिटेंस रहता है। तो यहाँ चित्र में हमने ये 3 कैपेसिटेंस अलग बताए, C1 और C1। ये कैपेसिटेंस कहलाते हैं शंट कैपेसिटेंस। ये मेटल फिटिंग जो डिस्क है उसकी मेटल फिटिंग और टावर के मध्य या अर्थ, टावर को अर्थ किया हुआ हमने, तो अर्थ के मध्य जो कैपेसिटेंस आएगा उसको बता रखा। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस C1 जिनको हम शंट कैपेसिटेंस कहते हैं, इन शंट कैपेसिटेंस की प्रेजेंस के कारण जो डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा था वो अब समान नहीं रहेगा। पिछले केसेस में हमने इन सब पे वोल्टेज बराबर माने थे, V/3 क्योंकि सब में से करंट सेम फ्लो रही। अब ऐसा नहीं रहेगा जो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शंट कैपेसिटेंस, क्योंकि शंट कैपेसिटेंस की मौजूदगी के कारण जो सेल्फ कैपेसिटेंस है उनमें जो करंट फ्लो रही वो अलग अलग फ्लो होगी। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ देखिए कंडक्टर से कि यह एक जो पॉइंट है उससे एक करंट I3 यहाँ जा रही है और इसको हमने कैपिटल I3 लिया, C में से ये जा रही है। तो यहाँ जो ये कैपेसिटेंस है सबसे नीचे यूनिट वाला जो कंडक्टर के पास रखा हुआ उसमें करंट I3 फ्लो रही है और इसका जो शंट कैपेसिटेंस उसमें स्मॉल I3 करंट पास हो रही है। अब यहाँ आगे देखें तो एक में हमने करंट I2 एज्यूम की है और इसमें कैपिटल I2 एज्यूम की है। यहाँ करंट कैपिटल I2 है, इसमें कैपेसिटेंस में करंट कैपिटल I3 है। तो हर एक में करंट अलग अलग फ्लो हो रही है, इसके कारण इनके अक्रॉस जो वोल्टेज हैं वो भी सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि चार्जिंग करंट अब सब में अलग अलग फ्लो हो रही है। तो अब हम इसमें निकालेंगे कि करंट कितनी फ्लो हो रही है, C1 की वैल्यू क्या है विथ रेस्पेक्ट टू C और उसके अनुसार इनके अक्रॉस वोल्टेज निकालने V1, V2 और V3
वी टोटल वोल्टेज वी है तो V1 का मान कितना होगा, V2 का मान कितना होगा और V3 का मान कितना होगा, ये अभी हमें निकालना है। ये पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है स्ट्रिंग के अक्रॉस, ये कितना पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। ठीक है, सबके अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग हो गए। जो सबसे नज़दीक है कंडक्टर के पास है उस पर सबसे अधिक वोल्टेज आएगा, मैक्सिमम वोल्टेज आएगा। ये चित्र जो पास में बता रखा उसमें आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि V3 जो है उसकी वैल्यू अधिकतम रहेगी, उसके बाद V2 की वैल्यू रहेगी और उसके बाद V1 का मान सबसे कम रहेगा, उससे ज़्यादा V2 और सबसे ज़्यादा V3। तो जैसे वोल्टेज ज़्यादा रहेगा और डिस्क के ख़राब होने की संभावना रहेगी, तो जो सबसे नीचे वाली डिस्क हैं जो कंडक्टर के पास रखी हुई उस पर मैक्सिमम स्ट्रेस आता है, तो इसके पंक्चर होने की या ख़राब होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती, अधिक रहती है। तो ये अभी तक जो हमने अभी पढ़ा है उनके अनुसार जो पॉइंट्स बन रहे हैं उनको मैं वापस आपको समझा रहा हूँ। जो वोल्टेज स्ट्रिंग के अक्रॉस लगेगा वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, क्योंकि शंट कैपेसिटेंस विद्यमान रहता है और शंट कैपेसिटेंस के विद्यमान के कारण चार्जिंग करंट अलग अलग रह जाती है। जो डिस्क कंडक्टर के पास में है उसमें सबसे अधिक वोल्टेज आता है, और जैसे जैसे हम क्रॉस आर्म की तरफ बढ़ेंगे तो वोल्टेज जो आएगा वो कम होता जाएगा। मीन्स V3 की वैल्यू ज़्यादा है, V2 की वैल्यू उससे कम और V1 की सबसे कम है। ये हम 3 यूनिट का केस कंसिडर करें। ज़्यादा यूनिट रहेगी तो वैसे ही करना आपको कि जो कंडक्टर के पास है उस पर सबसे ज़्यादा रहेगा। तो कंडक्टर के पास है उस पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्ट्रेस रहती है और इसकी सबसे ज़्यादा पंक्चर होने की संभावनाएँ रहती है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब में बराबर रहे, मतलब किसी एक यूनिट पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आए कि वो पंक्चर हो जाए। और जो स्ट्रेक कैपेसिटेंस है या शंट कैपेसिटेंस जिनको हम बोल रहे हैं उनके कारण जो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्ट्रिंग पे बराबर नहीं रहता, अनइक्वल वोल्टेज रह जाता है। और ये अभी जो पहले बताया उसी जैसे रह जाएगा, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो कम होता रहेगा। अब इसका एनालिसिस करते हैं, इनमें रिलेशनशिप क्या है। तो माने कि जो सेल्फ कैपेसिटेंस है हर यूनिट का वो तो सब एक जैसी है, तो उनका कैपेसिटेंस C के बराबर रह जाएगा। और जो शंट कैपेसिटेंस है उसको भी सेल्फ कैपेसिटेंस के रेशियो में मान लेते हैं। मान लो कि इसका K फ्रैक्शन है, तो जो शंट कैपेसिटेंस है C1 वो K टाइम्स C आ जाएगा। और हर एक पे जो वोल्टेज है वो V1, V2 और V3। मीन्स जो क्रॉस आर्म के पास है उसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है, मिडल वाले के पास V2 है और सबसे नीचे वाले जो कंडक्टर के पास रहेगी उस पर V3 है। ये सभी कैपेसिटेंस हमने सेम कंसिडर किए हैं, शंट कैपेसिटेंस C1 और ये तो डिस आइडेंटिकल है तो ये कैपेसिटेंस बराबर ही रहेगा। और C1 और C के बीच का जो रिलेशनशिप है वो आ जाएगा C1 इज इक्वल टू K टाइम्स C। शंट कैपेसिटेंस हो K टाइम्स C के बराबर है। K एक फैक्टर है, फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू 1 से कम रहेगी, K की वैल्यू 1 से कम रहेगी। अब हम इनमें रिलेशनशिप निकालते हैं। तो ये जो डायग्राम है उसमें हम KCL अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लगे पॉइंट A है, यहाँ पे हम KCL लगाते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो जो इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के सम के बराबर रहेगी। तो इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट है वो I2 है और आउटगोइंग करंट है कैपिटल I1 और स्मॉल I1। तो I2 जो है वो I1 प्लस I1 के बराबर हो जाएगी। I2 को निकाल सकते हैं क्योंकि इसका कैपेसिटेंस C है, इसका क्रॉस वोल्टेज V2 है, तो जो I2 है उसका मान हो जाएगा V2 ओमेगा C। यहाँ जो करंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी V1 ओमेगा C। और यहाँ क्योंकि ये पॉइंट A है और ये ग्राउंड पे है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो आएगा वो भी V1 के बराबर रहेगा। तो इसकी जो करंट रहेगी वो हो जाएगी V1 ओमेगा C1। तो C1 है उसको हमें ध्यान है कि C के बराबर K फ्रैक्शन लिया था उसका, तो C1 को हम रिप्लेस कर देते हैं KC से। और अब इनमें आप देखेंगे ओमेगा से सब में कॉमन आ रहा है तो बाहर लेके कैंसिल कर दें तो आ जाएगा V2 इज इक्वल टू V1 प्लस K V1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस K। मीन्स फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट के बीच जो वोल्टेज की रिलेशनशिप है वो निकल गई। V2 है वो V1 1 प्लस K के बराबर रहेगी। अब हम नीचे चलें, दूसरा जो नोट है B उसके ऊपर किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं। ये पॉइंट B है, इस जगह लगाएंगे। तो यहाँ इनकमिंग करंट I3 है और आउटगोइंग I2 और स्मॉल I2 है। तो I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I2 स्मॉल I2। I3 की वैल्यू क्योंकि यहाँ वोल्टेज V3 है तो करंट आ जाए, जो I3 का मान है वो आएगा V3 ओमेगा C। I2 पहले हम निकाल चुके हैं, V2 ओमेगा C के बराबर रहेगा। अब
यहाँ स्मॉल आई टू उसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि ये किसके बराबर रहेगी। तो स्मॉल C1 जो है वो इस पॉइंट और जो टावर है उसके बीच में लगा हुआ। टावर का वोल्टेज 0 है अर्थ पोटेंशियल पे। इस पॉइंट का वोल्टेज निकालना, तो इस पॉइंट का वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ है वो आएगा V1 प्लस V2। मीन्स यहाँ वोल्टेज V1 प्लस V2 है और इस जगह वोल्टेज 0 है, तो इस C1 के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो आएगा V1 प्लस V2। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि पहले जो C1 था यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है, जबकि यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज है वो V1 प्लस V2 है। तो स्मॉल I2 की वैल्यू हो जाएगी V1 प्लस V2 इंटू ओमेगा C1। अब आगे सेम वैसा ही करना है। C1 जो है वो K टाइम्स द C है, इसको रिप्लेस कर दिया हमने C1 को K टाइम्स द C, तो ये रिलेशन V3 आ गया। इन सब में आप देखोगे ओमेगा C कॉमन आ गया, उसको आप कैंसिल कर लें तो बचेगा आपके पास V3 इज इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो KV1 प्लस KV2 प्लस V2, V2 कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस K आ जाएगा। ये अभी ध्यान है, पिछले में हमने निकाला था V2 किसके बराबर था, 1 प्लस K V1, तो यहाँ V2 की जगह 1 प्लस K V1 लिख देंगे, तो ये 1 प्लस K का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसको खोलेंगे हम तो 1 प्लस 2K प्लस K स्क्वायर, सब में कॉमन V1 आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर। तो V3 जो है वो आ जाएगा V1 प्लस 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर। तो अभी जो हमने इसमें देखा है तीनों वोल्टेज के बीच का रिलेशनशिप निकाल ली, V1 V2। अब टोटल वोल्टेज अगर आपको निकालना है वो किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है टोटल वोल्टेज। V1 को बेस अगर आपने कंसिडर किया तो V2 1 प्लस K टाइम्स द V1 है और V3 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर टाइम्स द V1 है। तो हर एक यहाँ से अब आपको पता चल जाएगा कि V1 की वैल्यू सबसे कम है, उससे ज़्यादा V2 की वैल्यू हो जाएगी और उससे ज़्यादा V3 की वैल्यू हो जाएगी। जो कंडक्टर के पास है उसमें सबसे ज़्यादा वोल्टेज आएगा। ये बेसिक रिलेशनशिप हमने बताई है पोटेंशियल कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3 यूनिट लेते हुए। अब अगर यूनिट्स की संख्या अलग है, 3 जैसे हमने 3 यूनिट कंसिडर किया, अगर इसकी जगह 5 यूनिट होती तो उस केस में आप क्या करते हैं, 5 वोल्टेज आ जाते, 5 डिश आपको कंसिडर करनी है और उसके पैरेलल में 5 स्टेक कैपेसिटेंस भी लगाने हैं। 5 स्टेक कैपेसिटेंस लगा देंगे, हर एक के जो वोल्टेज है वो V1 V2 V3 V4 और V5। फिर टॉप मोस्ट से आप शुरू करेंगे, KCL लगाना है पहला काम आपको, हर पॉइंट्स पे ऐसे रिलेशनशिप निकालते रहेंगे। तो फर्स्ट वाले वोल्टेज को V1 निकालना, आगे उनकी रिलेशनशिप आती रहेगी, किस हिसाब से आएगी, जो किरचॉफ्स करंट लॉ है वो हर जगह पे निकालना है। तो V2 को V1 के टर्म्स में लिख सकते हैं, V3 को V1 के टर्म्स में लिख सकते हैं, V4 को V1 के टर्म्स में लिख सकते हैं और V5 को V1 के टर्म्स में लिख सकते हैं। अगेन आप देखेंगे कि जो V5 है वो अधिकतम रहेगा। ऐसे कैसे, अगर आपके पास 7 यूनिट है तो कर सकते हैं। नॉर्मली जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस वो 3 यूनिट के आते हैं, इसलिए हमने जो डेरिवेशन निकाला वो 3 यूनिट के अकॉर्डिंग निकाला है। आप अलग मतलब जो प्रोसीजर है वो आपको समझना है कि इस ढंग से हम निकाल सकते हैं। तो एक बार हम वापस रिवाइज़ कर लें कि अभी हमने क्या आज के लेसन में हमने क्या देखा है। आज हमने 2.5 पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्ट्रिंग ऑफ इंसुलेटर देखा है। जो इंसुलेटर के स्ट्रिंग है उस पर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है। अगर ये हमने देखा कि जो यूनिट है वो एज ए कैपेसिटेंस वर्क करती है, तो 3 यूनिट हमने यहाँ पे कंसिडर की है। अगर ये सब एक जैसी रहती और स्ट्रेक कैपेसिटेंस इसमें नहीं रहता है तो हर एक के अक्रॉस वोल्टेज समान रहता, टोटल वोल्टेज को डिवाइड कर देते नंबर ऑफ यूनिट से। ऐसा इसमें हो नहीं रहा है क्योंकि स्ट्रेक कैपेसिटेंस प्रेजेंट हो जाता है, जो कि मेटेलिक फिटिंग जो है और वो और क्रॉस आर्म या जो टावर है उसके बीच में कैपेसिटेंस आएगा, तो उस कैपेसिटेंस के प्रेजेंस से अब जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन हो जाता है। अनइवन होने से जो कंडक्टर के पास यूनिट लगी उस पर अधिकतम स्ट्रेस आएगी और जो क्रॉस आर्म के पास लगी यूनिट उस पर सबसे कम वोल्टेज आएगा। तो अधिकतम जो पंक्चर होने की संभावना रहेगी वो सबसे बॉटम नीचे वाला जो कंडक्टर के पास यूनिट लगी हुई है उस पर रहेगी। फिर हमने ये पॉइंट्स नोट किए, ये जो अभी मैंने बताया कि किस पे अधिकतम वोल्टेज आएगा, किस पे कम आएगा, किसके ख़राब होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। फिर जो जंक्शंस बन रहे हैं वहाँ पे KCL लगाकर आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, इनकमिंग करंट कौन सी है, आउटगोइंग करंट कौन सी है। फिर हर पॉइंट के ऊपर आपको किरचॉफ्स करंट लॉ लगाने हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, और इन करंट को वोल्टेज के टर्म्स में लिखना है और फिर आप इनमें आपस में V1 V2 V3 की रिलेशनशिप ऑब्टेन कर सकते हैं। थैंक यू।